Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic chemical kinetics. This is topic number 6 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th. Chemical kinetics. The topics to be covered in this chapter are this. Out of this, we are done with few of the topics, and if you have missed those videos, you can click on the I button above and see those videos. Today we are going to continue with the topic integrated rate law. We have seen few part of this topic in the earlier video and the remaining part will cover it today. Integrated rate law. So let's begin with graphical representation of the first order reactions. So if you consider the example of the first order reaction where A gives P, तो उसका रेट आप कैसे लिखोगे? तो लिखोगे डिफरेंशियल रेट लॉ के टर्म्स में. तो हमने सीखा है पिछले वीडियो में कि डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखना है, ठीक है. और उसके टर्म्स में आप इसका रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? उसका रेट इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डी टी, दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू ए टू बी पी. तो हो जाएगा डी टी विच इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ए टी, मतलब टाइम टी पे ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? तो हो जाएगा ए टी प्लस ज़ीरो. यदि इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन के फॉर्म में कंपेयर करो, दैट इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो आप देखोगे माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज y, k is m, concentration of A at time t is x and 0 is c. अब आप यदि एक ग्राफ प्लॉट करो किसका? रेट अगेंस्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. रेट अगेंस्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का यदि आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो आप पाओगे एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है. सो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है. और इस स्ट्रेट लाइन का जो भी स्लोप होगा वो होगा आपका के. दैट मीन्स दैट कि जब भी आपको के फाइंड आउट करना है बाय ग्राफिकल मेथड तो आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस रेट का एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा. और जब आप ये करोगे और उसमें से एक स्ट्रेट लाइन पास होगा जो ओरिजिन से पास होना चाहिए, और जब उसका स्लोप निकालोगे तो हो जाएगा के, ठीक है. द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू रेट. अब k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t. तो ये तो इक्वेशन हमने पिछले वीडियो में डिराइव कर लिया था. अब इस इक्वेशन को यदि आप रीअरेंज करो तो आप देखोगे k इंटू टी, दैट इज के इंटू टी. देखो टी यहाँ पे आ गया है और 2.303 भी इधर आ गया तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है. तो के टी डिवाइड बाई 2.303 इज इक्वल टू log to the base 10 concentration of A at starting point minus log to the base 10 concentration of A at time t, ठीक है. तो log to the base 10 जब भी डिवीजन रहता है मतलब वो क्या है? नेगेटिव साइन है. तो log to the base 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस log to the base 10 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया. हेंस log to the base 10 इनिशियल the फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू, यदि सिर्फ ये वैल्यू आपको चाहिए तो इसे लिखोगे माइनस के डिवाइड बाई 2.303 टी, ठीक है. तो ये वाला प्लस log टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो बेसिकली क्या हुआ है, आपने ये जो टर्म है इसे इस साइड पे ले लिया. इस साइड पे इस टर्म को लेते ही ओ हो गया माइनस, करेक्ट. उस माइनस साइन को हमने यहाँ पे कॉमन लिख के इधर प्लस सिंबल लिख दिया है, क्योंकि इस टर्म को आप इधर लोगे तो माइनस हो जाएगा.
तो उसको माइनस को कॉमन बाहर लिख के उसको प्लस लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है मैं बता देती हूँ। देखो ये जब आप ये टर्म यहाँ पे लोगे तो उसमें माइनस साइन आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव साइन था और इसमें भी नेगेटिव साइन है, बट मुझे यहाँ का नेगेटिव साइन निकालना है। देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है क्या, नहीं। तो उस नेगेटिव साइन को निकालने के लिए मुझे सारे साइन को रिवर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जो नेगेटिव था हो गया पॉजिटिव, जो एक्चुअली पॉजिटिव था हो गया नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव था वो हो गया पॉजिटिव। तो सारे साइंस हमने क्या किया, बेसिकली सब ये कर लिए हैं, रिवर्स कर लिए हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को भी आप सेम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से ही कंपेयर करो, दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पे y है log टू द बेस 10 at, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इज y, माइनस k अपॉन 2.303 इज m, t is x and log to the base 10 initial concentration is c। वापस ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। तो ग्राफ ऑफ log टू log initial concentration divided by concentration at time t versus टाइम, यदि आप इसका ग्राफ निकालोगे तो वापस आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बट ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगा। सी दिस इज द स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहा है, बट ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आपको ये ग्राफ मिलेगा उसका स्लोप एक्चुअली आपको बताएगा माइनस के अपॉन 2.303। इस ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा था, डायरेक्ट दे रहा था इस ग्राफ का स्लोप के का वैल्यू, बट इस ग्राफ का स्लोप देगा आपको एक्चुअली वैल्यू माइनस के डिवाइड बाई 2.303। और y एक्सिस पे जहाँ पे भी ये लाइन आपका y एक्सिस को कट करेगा वो हो जाएगा log टू द बेस 10 a0। तो ठीक है, जो भी ये लाइन जब भी वो आपको y एक्सिस को कट करेगा, वो जो कट करने वाला पॉइंट है वो हो जाता है, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, और वो हो जाएगा log टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब एक थर्ड ग्राफ है। नाउ suppose log to the base 10 initial concentration divide by the final concentration is equal to k upon 2.303 t। तो हमने अब क्या किया है, डायरेक्ट ये इस वैल्यू में ये वाले वैल्यू को वैसे के वैसे रहने दिया, और ये दो जो पॉइंट है t और 2.303 को हमने ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो वो जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो ये है। यहाँ पे वापस जो आपका फर्स्ट टर्म है वो है y, ठीक है। फिर k अपॉन 2.303 is m and t is x। अगेन दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, बस यहाँ पे c कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू m x, c है नहीं। सो इस ग्राफ को यदि आप ड्रॉ करो जिसमें log a0 दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t को t से ड्रॉ करोगे, दैट इज दिस ग्राफ वर्सेस टाइम। अब ये ग्राफ वापस स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। जब इस इक्वेशन का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वापस आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इस तरह से ये तीन ग्राफ्स एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे तीन ग्राफ्स आपको कहीं पे भी मिले, यदि आप रेट अगेंस्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉ कर रहे हो तो भी आपको स्ट्रेट लाइन मिल सकता है फ्रॉम ओरिजिन। यदि आप लॉग a0 अपॉन at वर्सेस टाइम ड्रॉ कर रहे हो तो भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। और यहाँ पे एक्चुअली जब आप ड्रॉ करोगे लॉग a0 अपॉन at वर्सेस टाइम तो वापस आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये तीनों ग्राफ में आप देखोगे ऐसे ग्राफ्स आपको यदि मिलेंगे तो आपका गिवन रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। 2H2O2 gives 2H2O plus O2, ठीक है। तो यहाँ पे रेट क्या है, K रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो तो रिएक्शन देख के आप नहीं देख सकते हो, बट जब उन्होंने रेट डिटरमाइन किया तो इसका ऑर्डर मिला 1। जो भी पावर होगा आपके कॉन्सेंट्रेशन का वो इसका होता है ऑर्डर। तो ये है ऑर्डर 1 इस रिएक्शन का। नेक्स्ट है 2N2O5 give 4NO2 plus O2। यहाँ पे रेट इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक है। और इसका भी जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर है 1। तो ये दोनों रिएक्शंस के ऑर्डर क्या हो गए 1, तो इसलिए हो गए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज एफ रिएक्शंस. नाउ सपोज आपके पास एक गैस फेज रिएक्शन है जिसमें ए इन गैशियस फॉर्म की वी इन गैस प्लस सी इन गैशियस फॉर्म. तो बेसिकली ए दे रहा है बी प्लस सी, और ये तीनों भी कौन से फॉर्म में है? गैशियस फॉर्म में. गैस है इसलिए प्रेशर टर्म आएगा. जब भी हम गैस की बात करेंगे तो हमको प्रेशर की बात करनी पड़ेगी. तो इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का क्या हमने पकड़ा है? पी आई. तो रिएक्टेंट का स्टार्टिंग का प्रेशर क्या है? पी आई. और ये प्रेशर टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा. कितना डिक्रीज होगा? एक्स विथ टाइम टी. सपोज टी अमाउंट ऑफ टाइम पास हो जाएगा तो ये प्रेशर एक्स से कम हो जाएगा. ठीक है, मतलब टी टाइम पे प्रेशर क्या होगा? प्रेशर होगा पी आई माइनस एक्स. करेक्ट. तो सपोज इनिशियल प्रेशर मेरा गैस का 100 है. ठीक है, 100 बार, और 10 मिनट बाद वो प्रेशर 80 बार हो रहा है. मतलब मेरा एक्स कितना हुआ? 20. ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट होता है. Now, the pressure of products B and C at time t are PB equal to PC equal to X. मतलब टाइम t के बाद जो प्रेशर A का कम हो रहा है वो प्रेशर B और C में बढ़ रहा है. ठीक है, जितना भी प्रेशर आपका रिएक्टेंट का कम होगा टाइम t के बाद, उतना ही प्रेशर आपका प्रोडक्ट का बढ़ने वाला है. तो प्रेशर ऑफ B एंड प्रेशर ऑफ C हो जाएगा X. तो अभी हम टोटल प्रेशर इस रिएक्शन का काउंट करेंगे. तो टोटल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी, क्योंकि आपके बीकर में तीनों भी प्रेजेंट है टाइम टी पे, क्योंकि ए रिएक्टेंट कुछ बी और सी बना चुका है. तो तीनों भी चीज़ें आपकी बीकर में प्रेजेंट है, तो तीनों के प्रेशर को टोटल प्रेशर कहेंगे. सो द टोटल प्रेशर एट टाइम टी टाइम के बाद टोटल प्रेशर क्या है? P इक्वल्स टू पी आई माइनस एक्स. मतलब ए का प्रेशर एट टाइम टी प्लस बी का प्रेशर एट टाइम टी प्लस सी का प्रेशर एट टाइम टी. सो इट इज पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स. अब माइनस एक्स एंड प्लस एक्स गेट्स कैंसल. what remains is pi plus x. तो x क्या हो गया? p माइनस पी आई. तो बेसिकली हमने x फाइंड आउट किया है विच इज p माइनस पी आई. नाउ प्रेशर ऑफ a एट टाइम t इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूशन. तो अभी हमारे पास ये वाला इक्वेशन है, पी ए इक्वल्स टू पी आई माइनस एक्स. अब मेरे पास x का भी वैल्यू है, तो मैं ये x का वैल्यू मेरे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगी, तो हो जाएगा पी ए इक्वल्स टू पी आई माइनस पी आई. तो x की जगह मैंने क्या लिख दिया? p माइनस पी आई, जो मैंने यहाँ पे डिराइव किया है. अब वो इक्वल टू पी आई माइनस पी प्लस पी आई. अब आप देखो पी आई ऐड हो जाएगा तो 2 pi माइनस पी. तो आपका इनिशियल प्रेशर एक्चुअली क्या हो गया? 2 pi माइनस पी. अब आपका इंटीग्रेटेड लॉ क्या है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये है फर्स्ट ऑर्डर का, K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी log टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t. ठीक है, अब मैं कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है, ये वाले टर्म, उनको रिप्लेस कर दूंगी मेरे प्रेशर टर्म से. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस कर दिया मैंने इनिशियल प्रेशर से, और प्रेशर एट टाइम टी को रिप्लेस कर दिया मैंने फाइनल प्रेशर से, दैट इज प्रेशर एट टाइम टी. ठीक है, दैट इज 2 pi माइनस पी. अब ये दोनों वैल्यूज मेरे को इधर सब्स्टिट्यूट करना है. तो K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी log टू द बेस 10 इनिशियल प्रेशर इज पी आई एंड प्रेशर एट द टाइम t इज 2 pi माइनस पी, वेर P इज द टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट टाइम t. पी आई मतलब क्या हो गया? इनिशियल प्रेशर, और P मतलब हो गया टोटल प्रेशर, मतलब प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट उस टाइम टी पे. तो ये हो गया आपका रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. तो जब भी एग्जाम में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के प्रेशर के टर्म में आपको दिया हुआ हो वैल्यू और आपको के फाइंड आउट करना हो, तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे. कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे, और जब प्रेशर के टर्म में रहेगा तब आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे. इसलिए दोनों भी इंपॉर्टेंट है. अब एक क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस. मतलब आपको क्या दिया है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड है टी हाफ. इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज दिस, मतलब ये हो गया A0,
व्हाट कॉन्सेंट्रेशन वुड रिमेन आफ्टर 35 मिनट्स, तो आपको टी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास है टी हाफ इन फॉर्म ऑफ सेकेंड्स है, देखो टी हाफ सेकेंड्स में है, ठीक है। आपके पास टी है मिनट्स में, ए ज़ीरो है 0.08 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और आपको फाइंड आउट करना है ए टी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। अब मेरे पास तो के है ही नहीं, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी तो मैं फाइंड आउट ही नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा फॉर्मूला तो ये है कि के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। तो ये वाला मेरा फॉर्मूला है, पर इसके लिए इसमें यदि मुझे ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मुझे के की ज़रूरत है, जो मेरे पास नहीं है। तो मैं के निकालूंगी टी हाफ से, तो k इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ तो गिवन है, और इससे मैंने k कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, इसलिए टी हाफ दिया था। तो आपको पहला क्वेश्चन होगा टी हाफ क्यों गिवन था, टी हाफ गिवन था के फाइंड आउट करने के लिए। एक बार आपको के मिल गया, आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, आपको टाइम पता है, बट ये टाइम याद रखो मिनट में है, और जो के आपने फाइंड आउट किया है टी हाफ की मदद से वो तो सेकेंड में आया, क्योंकि आपका टी हाफ गिवन था सेकेंड में, इसलिए आपने जब के कैलकुलेट किया वो भी सेकेंड्स में आया है। तो आपको आपका जो भी टाइम टी है उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 35 मिनट इक्वल्स टू 2100 सेकेंड, और फिर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन टी मुझे पता नहीं है। तो अब मैं इसे सॉल्व करूंगी, तो ये हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। मुझे के पता है, मुझे टी पता है 2.303, इसे सॉल्व किया तो मुझे मिल गया आंसर 0.6383। तो ये हो गया मेरा आंसर लॉग टू द बेस 10 ए ज़ीरो अपॉन ए टी का। बट अब मुझे चाहिए ए टी, तो अब मैं दोनों साइड पे एंटी लॉग लूँगी। जब मैं दोनों साइड पे एंटी लॉग लूँगी तो यहाँ का लॉग निकल जाएगा, और इसका एंटी लॉग है 4.35। तो क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 4.35, इसलिए concentration at time t is equal to initial concentration divide by 4.35, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, ये दोनों के पोजीशंस इंटरचेंज कर दिए हैं, ए टी को इस साइड ले लिया, 4.35 को इस साइड। अब ए ज़ीरो मुझे पता है 0.08, वो मैंने लिख दिया, डिवाइड बाय 4.35, और मुझे आंसर मिल गया, मेरा कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इज 0.0184 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोजेस इन 45 मिनट्स। तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें जो भी मेरा स्टार्टिंग मटेरियल है वो 60% डिकम्पोज हो जा रहा है, कितने मिनट के बाद, 45 मिनट्स के बाद। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है टी हाफ। तो टी हाफ कैलकुलेट करने के लिए देखो मेरा दिया हुआ है, मुझे ए ज़ीरो पता है। ए ज़ीरो कैसे पता है, क्योंकि उन्होंने बात किया है परसेंटेज की टर्म में, करेक्ट। अब परसेंटेज की टर्म में जब बात किया है तो ए ज़ीरो ऑफकोर्स होगा 100%, इसलिए फिर ए टी हो रहा है मेरा 100 माइनस 60, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है 60% डिकम्पोज हो रहा है, मतलब 60% आपका स्टार्टिंग मटेरियल खत्म हो रहा है। तो 60% आपका जब स्टार्टिंग मटेरियल खत्म हो रहा है तो हो जाएगा 100 माइनस 60 दैट इज 40, मतलब टाइम टी के बाद जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन बचेगा ए का वो होगा 40%, क्योंकि 60% तो खत्म हो रहा है, और इसलिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप क्या गेस करोगे, 100%। तो जब भी एग्जाम में आपको परसेंटेज में कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो आपको हमेशा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 100% लेना है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको कंपेयर करना है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। तो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी बोला है 60% खत्म हो रहा है, तो बच रहा है 40%, करेक्ट। तो के इक्वल्स टू 2.303 लॉग टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। अब देखो मेरे पास टी भी है 45 मिनट्स, अब मैं सब मिनट्स में कैलकुलेट करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म सेकेंड्स वगैरह में दिया नहीं है, मैं मिनट में भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग टू द बेस 10। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने अभी कहा आपको 100 लेना है जब भी परसेंटेज के टर्म में दिया है, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 60 नहीं है, ठीक है,
क्योंकि 60% डिकम्पोज हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो 100 माइनस 60 इज 40। तो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी जो बचा हुआ है वो लेना होता है, वो है 40। तो 100 डिवाइड बाई 40 इज 2.5। तो अब नेक्स्ट इसमें देखो 2.303, टी मुझे पता है 45 मिनट्स, लॉग टू द 10 बेस 10 इज 2.5। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.0204 पर मिनट। ये क्या मिला आपको? के। बट उन्होंने के फाइंड आउट करने नहीं कहा है, उन्होंने क्या कैलकुलेट करने कहा है? टी हाफ। अब इस के से टी हाफ कैलकुलेट करना है, तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। तो यह हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई के का वैल्यू मैंने अभी भी कैलकुलेट किया और उसे रिप्लेस करूंगी तो हो जाएगा 34 मिनट। तो इसका मतलब ये जो भी सब्सटेंस है, जो भी ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट का क्वांटिटी हाफ होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? 34 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.5 मिनट। तो अभी आपको फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ दिया हुआ है, दैट इज टी हाफ दिया हुआ है, और वो टी हाफ का वैल्यू उन्होंने कहा है 0.5 मिनट। तो हम लिख लेंगे, हाँ, गिवन इज माई वैल्यू गिवन ऑफ टी हाफ इज 0.5 मिनट। तो आप इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप यदि क्वेश्चन में मूव करोगे तो आप आगे का वैल्यू सेकेंड्स में पाओगे। इसलिए आप इसे मैं रिफ़र करूँगी कि आप इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो, तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आसानी होगी। तो 0.5 इंटू 60 और जो भी आंसर आएगा वो होगा सेकेंड्स में। करेक्ट। नाउ कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रिएक्टेंट टू 20%। ठीक है, आपका रिएक्टेंट कितना में रिड्यूस होना चाहिए? 20%। देखो यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे था कि सब्सटेंस 60% रिड्यूस हो जा रहा है, मतलब डिकम्पोज हो जा रहा है, बट यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 20% रिड्यूस होना चाहिए। 20% रिड्यूस मतलब आपका 80-20 है, वो 100 माइनस 20 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है, इंग्लिश समझो यहाँ का, आप यहाँ पे इंग्लिश पे गौर करोगे तो उन्होंने कहा है रिएक्टेंट रिड्यूस किस में होना चाहिए? 20%। उन्होंने बाय वर्ड यूज़ नहीं किया। यदि उन्होंने टू के जगह उन्होंने वर्ड यूज़ किया होता बाय, दैट इज रिएक्टेंट रिड्यूस्ड बाय 20%, तो आप 100 से 20 को माइनस करते और वो अब होता आपका 80। बट यहाँ पे उन्होंने बाय वर्ड यूज़ ना करके वर्ड यूज़ किया है टू मतलब सिर्फ 20% बचा है, तो यहाँ पे 80 का वैल्यू क्या हो गया? 20%। तो यहाँ पे अभी एक्चुअली आपको टी हाफ को यूज़ करके फाइंड आउट करना होगा के, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है। करेक्ट, कैलकुलेट टाइम नीडेड फॉर रिएक्टेंट। तो टी फाइंड आउट करने के लिए पहले के फाइंड आउट करना होगा, तो टी हाफ को यूज़ करो, के फाइंड आउट करो। उसका फॉर्मूला है 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को यूज करके आप क्या फाइंड आउट कर लोगे? के। अब के फाइंड आउट हो गया तो के कौन से फॉर्मूले में डालोगे आप? के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी into log initial concentration divide by final concentration। ठीक है, इस फॉर्मूला में आप के डालोगे, जो के वैल्यू आपने इधर से फाइंड आउट किया टी हाफ के हेल्प से, वो इधर डालोगे उस के का वैल्यू। आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो है 100, करेक्ट, क्योंकि परसेंटेज के टर्म में है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 100 होगा, और ए टी होगा 20, नॉट 80, याद रखना, क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज़ किया है 2 नॉट वाई, तो ये हो गया 20। ठीक है, अब ये सब वैल्यू जब आप डालोगे तो आपको टी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है एंड द अमाउंट डिकम्पोज्ड इन दिस मच सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? सेम फॉर्मूला लेना है सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस पार्ट के लिए
आपको ये सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, बस अब क्या करना है, आपके पास टी है, ठीक है, आपके पास वही के होगा क्योंकि सेम रिएक्शन है, के भी होगा, और आपको फाइंड आउट करना होगा ए टी, क्योंकि ए ज़ीरो तो 100 है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है टी, क्योंकि उन्होंने बोला है टाइम कैलकुलेट करने, करेक्ट, इसलिए फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है टी, और सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है ए टी, जहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन 3 पार्ट में, पहले पार्ट में आपको टी हाफ यूज़ करके फाइंड आउट करना है के, ठीक है, के एक बार फाइंड आउट हो गया तो ये वाले इक्वेशन में डाल के आपको फाइंड आउट करना है 20%, ये वाला यूज़ करके, दैट इज ए ज़ीरो इज़ 100, ए टी इज़ 20, ये वैल्यूज़ यूज़ करके आपको फाइंड आउट करना है टी। और थर्ड पार्ट में आपके पास टी है, आपके पास के है, आपके पास ए ज़ीरो है, आपको फाइंड आउट करना है ए टी। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 पार्ट्स में, और आप आंसर्स तीनों पार्ट का मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको चेक करके बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम फॉलोइंग डेटा were obtained during the first order decomposition of SO2Cl2 at constant value, ठीक है, तो SO2Cl2 का डिकम्पोजिशन में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था और उसका मिला ये डाटा। जब इनिशियल टाइम था, मतलब जस्ट रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था, तो रिएक्शन का प्रेशर था 0.5 बार, ठीक है, और जब रिएक्शन 100%, मतलब 100 मिनट्स जो भी था, 100 सेकेंड्स, एक्चुअली सेकेंड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जब 100 सेकेंड्स पास हो गए उस रिएक्शन को, तो उस रिएक्शन का प्रेशर था 0.6 बार, ठीक है। तो टाइम ज़ीरो पे रिएक्शन का प्रेशर था 0.5, दैट इज इनिशियल प्रेशर हो गया पी आई, और आपका टाइम 100 सेकेंड के बाद प्रेशर है 0.6। अब आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज रेट कांस्टेंट। अब मैंने आपको बताया है जब भी रेट कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है और कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये वाला फॉर्मूला। बट अब मेरे पास क्या गिवन है, प्रेशर। जब भी प्रेशर गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जब भी रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करें इन प्रेशर टर्म, तो ये K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग टू द बेस 10 इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाई 2 पी आई माइनस पी। पी आई इनिशियल प्रेशर है 0.5 बार, पी है 0.6 बार, और टी है 100 सेकेंड्स। तो अब K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई 100 लॉग टू द बेस 10, और इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाई 2 इंटू इनिशियल प्रेशर माइनस P, और सारे वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको, और उसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 2.23 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। तो यहाँ रेट कॉन्स्टेंट क्या है, 2.23 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। So what are zero order reaction? So rate of zero order reaction is independent of reactant concentration. आप कौन सा भी reactant ले लो, कितना भी ले लो, उससे उस reaction को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप concentration बढ़ा दो, कम कर दो, कैसे भी रख दो, नहीं फर्क पड़ेगा, तो उसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसे है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए विल गिव पी, मतलब रिएक्टेंट ए क्या दे रहा है, प्रोडक्ट पी। अब इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखोगे तो हो जाएगा रेट इक्वल्स टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी। अब मुझे पता है मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे k इंटू ए ज़ीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ज़ीरो, इज इक्वल टू के। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रेट कांस्टेंट को इक्वल होगा, दैट इज डी ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी। तो यह हो गया डी ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अब आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ए को ए ज़ीरो लो एट टाइम ज़ीरो, और कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी को ले लिया आपने ए टी। अब इसको इंटीग्रेट किया विथ लिमिट्स, सो डी ए विथ लिमिट ए टी अपॉन ए ज़ीरो इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन टी ज़ीरो डी टी। अब ये हो गया, और इसको कैसे लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट ए ज़ीरो इक्वल टू माइनस के टी। इसका मतलब के टी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। तो के टी क्या हो गया यहाँ पे, इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। तो ये हो गया एक्चुअली आपका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग टू द बेस 10 A0 डिवाइड बाई AT। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपका इक्वेशन क्या है, KT इक्वल्स टू A0 माइनस AT। यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो K इक्वल्स टू दैट इज KT, हमने देखा ना अभी यहाँ पे KT, तो इसका T को आपने अभी राइट हैंड साइड में ले लिया, तो K इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T डिवाइड बाई T। तो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है मोल पर लीटर, टाइम का होता है जो भी सेकेंड मिनट आर जो भी लो, तो हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये यूनिट हो गया आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो K इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T डिवाइड बाई T। अब हम लोग T को लेंगे T हाफ और AT को लेंगे जीरो डिवाइड बाई, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2, करेक्ट। तो T हो गया T हाफ और कॉन्सेंट्रेशन क्या होने वाला है, इनिशियल का हाफ होने वाला है, इसलिए AT इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन A0 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, इसको जीरो कर लेना, 1 नहीं रखना, ठीक है। अब K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस, अब AT की जगह क्या लिखूंगी मैं, कॉन्सेंट्रेशन एट T हाफ, दैट इज जो भी कॉन्सेंट्रेशन उसका हाफ हो जाएगा, तो A0 बाई 2 डिवाइड बाई T हाफ। अब ये वाला 2 आ जाएगा नीचे, करेक्ट, तो ये हो जाएगा और A0 माइनस A0, अब ये हो जाएगा A0 डिवाइड बाई 2T हाफ। अब हेंस T हाफ इक्वल्स टू A0 डिवाइड बाई 2K। T हाफ को आपने ले लिया इधर और K को ले लिया नीचे, तो हो गया T हाफ इक्वल्स टू A0 अपॉन 2K। सो द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज एक्चुअली इनवर्सली इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो T हाफ जो भी है रिएक्शन का वो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से प्रोपोर्शनल है, मतलब रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो T हाफ भी बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो T हाफ भी कम होगा। और एक बात याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो T हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को इंडिपेंडेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार MCQ में हायर स्टैंडर्ड्स के लिए तक आते हैं कि T हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड ही नहीं करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में T हाफ डिपेंड करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये है कि रेट डिपेंड नहीं करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को, बट उसका T हाफ डिपेंड करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। ये टर्म याद रखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो भी रेट होगा उस रिएक्शन का वो डिपेंड नहीं करेगा आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, बट उसका जो T हाफ है वो डिपेंड करेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। और इसका अपोजिट फर्स्ट ऑर्डर में उसका रेट डिपेंड करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, बट उसका T हाफ इंडिपेंडेंट है, इसलिए T हाफ में आप लिखोगे 0.693 डिवाइड बाई K, उसमें आप A0 का टर्म लाते ही नहीं हो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से T हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को कोई लेना देना नहीं है, बट T हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से है, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2K। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T इक्वल्स टू माइनस KT प्लस कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0। तो इसको आपने y टर्म पकड़ लिया, K को पकड़ लिया M, T को X और कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0 C। अब यदि इसको आप स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करो तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो आपको वापस एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बट ये स्ट्रेट लाइन अभी आपका ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है, उल्टे डायरेक्शन में है, करेक्ट। और इसका जो भी स्लोप है वो स्लोप होगा आपका -k और इंटरसेप्ट होगा A0। जो भी इंटरसेप्ट होगा जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पे इंटरसेप्ट कर रहा है उसे आप कहोगे A0। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप सपोज इस टाइम पे जो भी मैं इंटरसेप्ट निकालूंगी, इस इंटरसेप्ट को मैं कहूँगी A0, फिर इस टाइम पे 0 टाइम पे मेरे को इंटरसेप्ट निकालना है तो वो होगा A0। ठीक है, नाउ द T हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा तो T हाफ भी बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो T हाफ भी कम होगा। नाउ एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम मेटल। तो अमोनिया 2NH3 गिव्स N2 प्लस
3H2। अब क्या होता है, आपको जब भी ये वाला रिएक्शन करना है जहाँ अमोनिया को आप नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो प्लैटिनम मेटल लेना होता है। छोटा सा प्लैटिनम मेटल के एक्चुअली पाउडर्स लिए जाते हैं और उस पर अमोनिया आके सेटल डाउन होता है। अब मैंने 100 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो उसमें से सिर्फ 10 ही प्लैटिनम पे बैठ पाएंगे, करेक्ट। बाकी 90 अमोनिया फ्री है बीकर के अंदर। जो भी इसमें बर्तन में मैं रिएक्शन कर रही हूँ वहाँ पे बाकी अमोनिया तो फ्री होंगे, सिर्फ उसमें से 10 बैठ पाए हैं मेटल सरफेस पे। इसका मतलब उसमें से सिर्फ 10 अमोनिया रिड्यूस होने वाले हैं N2 और H2 में फर्स्ट राउंड में, ठीक है। और बाकी अमोनिया वैसे के वैसे रहेंगे। फिर नेक्स्ट राउंड में जब ये N2 और H2 बन जाएगा, वो निकल जाएगा, तो फिर नेक्स्ट 10 अमोनिया आके सरफेस पे सेटल डाउन होंगे। इसका मतलब ये है कि लार्ज नंबर ऑफ अमोनिया रह जाता है जो अनरिएक्टेड है, जो रिएक्ट नहीं हो पाता है। तो उस क्वांटिटी में से लार्ज नंबर ऑफ अमोनिया रह जाता है जो अनरिएक्टेड है, क्योंकि फर्स्ट चांस में तो सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स को मौका मिला रिएक्ट होने का और सेटल डाउन होने का, ठीक है। इसलिए ये भी है हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पे क्या होता है, जितना अमोनिया आपका डिकम्पोज हो रहा है उस पर टी हाफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया पे ही आपका टी हाफ डिपेंड करेगा। Now, second है decomposition of nitrous oxide in presence of platinum, that is 2N2O gives 2N2 plus O2. सेम थिंग, आप प्लैटिनम मेटल का एक्चुअली एकदम सरफेस लोगे जिसपे ये रिडक्शन होने वाला है। और क्या होता है, जब N2O गैस लोगे तो 100 मॉलिक्यूल लोगे तो 10 के सिर्फ आपके उस सरफेस पे बैठ पाएंगे और 10 एक टाइम पे आपको N2 और O2 देंगे। लार्ज अमाउंट तो अनरिएक्टेड ही रह गया, ठीक है। फिर एक बार O निकल जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला आके बैठेगा। मतलब ये रिएक्शन वापस N2 के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा कितने N2 आपने लिए हैं, क्योंकि एक टाइम में सिर्फ 10 ही होने वाले रिड्यूस, आप भले करोड़ों ले लो। तो इसलिए ये वापस जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है। नेक्स्ट है द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ PH3 ऑन हॉट टंगस्टन एट हाई प्रेशर। सेम थिंग यहाँ पे भी होने वाला है। तो ये तीनों भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यह रिएक्शन के रेट को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप कितना भी ले लो, जितना मेटल सरफेस एक टाइम में रिड्यूस कर पाएगा उतना ही आपका रेट होगा, नॉट दी कॉन्सेंट्रेशन जो आपने स्टार्टिंग में लिया है। नेक्स्ट है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ना व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? सूडो वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा, सूडो मतलब काल्पनिक। तो कोई रिएक्शंस एक्चुअली ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो दिखने में दिखते हैं सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, बट एक्चुअली जब आप उसको स्टडी करोगे तो वो मिलेंगे फर्स्ट ऑर्डर, और इसलिए इसे कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब वो आपको ऐसे काल्पनिक है, दिखने में दिख रहा है हायर ऑर्डर का, पर एक्चुअली है वो फर्स्ट ऑर्डर। तो एक ही रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल एसीटेट, जहाँ पे मिथिल एसीटेट को वाटर के साथ ट्रीट करके एसिटिक एसिड और मिथेनॉल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे यदि आप रेट लॉ लिखोगे तो आप ये आपका मिथिल एसीटेट और वाटर दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को लिखोगे, करेक्ट। सो रेट इक्वल्स टू K डैश, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथिल एसीटेट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो दोनों का ऑर्डर क्या है, 1 1। तो इसलिए टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, सेकेंड ऑर्डर। बट जब ये रिएक्शन स्टडी किया गया तब फाइंड आउट हुआ कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ना कि सेकेंड ऑर्डर। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में लिया जाता है। 10 मॉलिक्यूल आप मिथिल एसीटेट को लोगे तो आप 1000 मॉलिक्यूल वाटर के लेने वाले हो, ठीक है। तो मिथिल एसीटेट इतने कम क्वांटिटी में है और वाटर बहुत ज़्यादा। तो सपोज 10 मॉलिक्यूल मिथिल एसीटेट के रिएक्ट होने के लिए सिर्फ 10 मॉलिक्यूल वाटर की यूज़ करने वाले हैं। 1000 में से 10 मतलब 990 वाटर के मॉलिक्यूल रिएक्शन के बाद भी अभी भी प्रेजेंट है। समझा? आपने एक बीकर लिया, उसमें 10 मॉलिक्यूल मिथिल एसीटेट के लिए और 100 मॉलिक्यूल्स वाटर के लिए, सॉरी 1000 मॉलिक्यूल्स वाटर के लिए। अब 10 मॉलिक्यूल मिथिल एसीटेट का रिएक्ट होने के लिए उसने 10 मॉलिक्यूल ही वाटर की यूज़ की। रिएक्शन एंड होने के बाद आपको 990 वाटर का मॉलिक्यूल वैसे के वैसे मिलेगा। इसलिए इतना ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होने की वजह से, वाटर में थोड़ा सा फर्क होने की वजह से, थोड़ा सा वाटर के 10 मॉलिक्यूल यूज़ हो गए, उससे वाटर को कुछ फर्क पड़ा नहीं। अभी भी वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन में ही है।
1000 में से 10 मॉलिक्यूल यूज हो गया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा वाटर को, अभी भी वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में, और इसलिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट ही पकड़ते हैं, और यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और इसलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर को लिखा जाता है इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज के डबल डैश। तो अब रेट हो जाता है रेट इक्वल्स टू के डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथिल एसिटेट इंटू के डबल डैश, क्योंकि हम वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट पकड़ते हैं। के डैश इंटू के डबल डैश इज के, देयरफॉर रेट इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथिल एसिटेट, और इसलिए ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट इनिशियली वो क्या था सेकेंड ऑर्डर, इसलिए इसे कहेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you're free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before going today, life doesn't get easier. You just get stronger. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.